तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेंढर न्यूज़ डायरी पे और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में इस समय कई ऐसे मुद्दे हैं जो उबाल पर हैं। वो चाहे एपटेक का मामला हो या फिर कोई हो एस्पिरेंट्स जो हैं वो विभिन्न जिन्होंने अपनी परीक्षाएं दी थी उसके बाद उनको क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, और इन्हीं सब पर मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ज़ीशान जावेद राना हमारे साथ हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। और ये अभी मेंढर दौरे पर थे तो इनसे हमने कुछ समय लिया, टाइम लिया कि कुछ विषयों पर जो है वो चर्चा की जाए। तो आइए इनसे बात करते हैं। ज़ीशान साहब, सबसे पहले वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जनाब, और थैंक यू टाइम देने के लिए। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। ज़ीशान सर, मैं ये चीज़ सबसे पहले शुरुआत ही इसी से करूँगा क्योंकि एपटेक का मामला ये नहीं कि मतलब कि सिर्फ जम्मू से जुड़ा हुआ है या कश्मीर से जुड़ा हुआ है या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। एपटेक मुद्दा पूरे जम्मू कश्मीर हर एक यूथ की जो है वो एपटेक को लेकर ये है। तो रिसेंटली जैसे आपने देखा भी कि क्या हालत है, यूथ किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर सामने आया और उनको लठ खाने पड़े, क्या कुछ कैसे देखते हैं सर? आप भी एक युवा हैं, कैसे देखते हैं? देखिए राही साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोशनी की किरण कहीं से नज़र नहीं आ रही, और ख़ासकर जब से बीजेपी की सरकार इस मरकज़ में आई और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कंट्रोल किया हुआ है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, उस दिन से मैं ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के उल्टे दिन उनकी शुरुआत हुई। जिस तरीके से आपने एपटेक इस एजेंसी की बात की, मेरा ये मानना है कि देखिए, पहले तो सरकार को ये सोचना होगा कि ऐसे कौन लोग हैं कि जो एक कंपनी अगर ब्लैक लिस्ट की है मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, उस कंपनी को अगर आपको लगता है और यहाँ जो स्टूडेंट्स उसमें जो एस्पिरेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देने से हिचकिचा रहे हैं उस कंपनी के अंडर, और उन्हें लगता है कि इस कंपनी ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर आपने देखा कि पिछले 3-3.5 साल में स्कैम्स कितने उभर के आए, लगातार जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें हमें स्कैम्स देखने को मिले, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो और कोई एग्ज़ाम आप देख लें, बॉर्डर बटालियन देख लीजिए, जिस तरीके से उसका रिज़ल्ट जो है उन्होंने वापस ले लिया। तो कहने की बात ये है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले तो सरकार को ये सोचना होगा कि कौन लोग जो हैं वो इस कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार में बैठे उन लोगों की कि यही कंपनी जो है JKSSB के एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट करेगी? क्या मुल्क भर में आपके पास और कोई कंपनी नहीं है? हमारे पास अनगिनत कंपनीज़ हैं जो एजेंसीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती हैं। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और नौजवानों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ सरकार को खेलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस सरकार ने नौजवानों को कुछ नहीं दिया है सिवाय उनको सड़कों पे लाने के। क्योंकि 5 सालों में जितने हमने कोई दिन ऐसा नहीं देखा होगा जिस दिन आपने जम्मू कश्मीर का नौजवान सड़क पे ना देखा हो। आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं लगातार जम्मू में, आप देख लीजिए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं सुना जा रहा? मतलब कि युवा जो है वो एक डिमांड ही तो कर रहे थे कि भाई इस कंपनी को अगर ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो वो बस एक मांग ही तो थी, और क्या था? देखिए, यही सरकार में बैठे हुए लोग बताएंगे कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें इसी कंपनी को, इसी एजेंसी को लाना है और इसी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। वो यहाँ 2 दिन पहले, जब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, क्योंकि जिस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, और ख़ासकर मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा कि हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मौके पे पहुंचे जहां प्रोटेस्ट साइट पे। बिल्कुल, उन्होंने ज्वाइन किया। बिल्कुल ज्वाइन किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया कि हम लोग जो हैं ये नौजवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है सरकार की तरफ से वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की, और सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और JKSSB ने टेक्निकल इश्यूज ये कहते हुए कि कुछ टेक्निकल और रीज़न उनके पास कोई रहा नहीं, तो टेक्निकल इश्यूज कहते हुए उन्होंने इसको डेफर कर दिया। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई बेहतर फैसला होगा जो नौजवानों के लिए होगा। मगर साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार को
कि यहाँ के नौजवानों के साथ जो इस देश की, इस मुल्क की, उस रियासत की, रियासत तो नहीं रही, इस यूनियन टेरिटरी की का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उन नौजवानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ज़ीशान साहब, एक इसी से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि लगातार विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है इलेक्शन को लेकर, और काफ़ी आप देख भी रहे हैं, जैसे कल भी हुई है, एक मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग भी फारूक साहब की अध्यक्षता में हुई है। सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर क्या लग रहा है, मतलब कि केंद्र जो है वो क्यों मतलब कि बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है, और लगातार रेगुलर मांग, और हमने कई लोगों के पास ग्राउंड में भी, और लोग यही कह रहे हैं कि अगर कोई चुनी हुई सरकार हो तो हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद हो सकती है, हम अपनी आवाज़ किसी के आगे रख सकते हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली मर्तबा मुझे ऐसा लग रहा है, और जब से मैं अपना होश संभाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी इस मुल्क में रही नहीं। जिस तरीके से लगातार डिफरेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे हमले किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। एक तरफ से जैसे आप देख लीजिए कि मीडिया हाउसेस पे किस तरीके का दबाव है, जुडिशरी पे किस तरीके का दबाव है, उसी तरीके से आप देख लीजिए। मैं ये कहूँगा कि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जितना शोर लोग करते हैं, उस शोर को दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। जहाँ तक बात जम्मू कश्मीर की है, पहली मर्तबा हो रहा है, और मुल्क में मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अलावा कोई भी ऐसी रियासत नहीं होगी जिसमें इतने लंबे समय तक असेंबली ना हो, वजूद में ना हो। जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी, और जो उसका अपना गवर्नर हुआ करता था, आज वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया बिना लोगों की राय जाने। क्या जब एब्रोगेट किया 370 को, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की राय मरकजी सरकार ने ली? नहीं ली। क्या लोगों से जानने की कोशिश की? मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि 370 से और 35A के जाने से या जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है, तो रेफरेंडम करवा लीजिए। आपको दिख जाएगा इसका रिजल्ट कि कितने लोग 370 के हक में हैं और कितने लोग उसके खिलाफ हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है जल्द ही उसकी सुनवाई करेगी, और उसका रिजल्ट जो है इंशाल्लाह ताला बेहतर आएगा। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि मरकजी सरकार जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर को, मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर इज़ ए लैंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तो जैसे हम सिटी ऑफ जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, या डिफरेंट जगहों को डिफरेंट तरीके से उनका नाम लेते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर एक हैज़ बिकम द लैंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नहीं, आपको क्यों लगता है कि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, मतलब कि क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के नाम पे तो सियासत होती है इस मुल्क में। 370 हटा के मुल्क भर में उसे बेचा गया और उसे दिखाया गया, क्योंकि जब से इस लोग सरकार में आए हैं, इन लोगों ने कोई भी ऐसा काम, बीजेपी के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि कोई 3 ऐसे काम गिनवा दीजिए जो मोदी सरकार ने लोगों की बेहतरी के लिए किए हों। नहीं, वो तो बहुत दावे करते हैं, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि आज के कश्मीर का पूरा मतलब कि सिस्टम ही चेंज है, सब अमन है जम्मू कश्मीर के अंदर, सब मतलब कि लोग बिल्कुल बदलाव आ गया है। बदलाव आ तो सड़कों पे क्यों है नौजवान? बदलाव आ गया है तो कश्मीरी पंडित पिछले 1 साल से सड़कों पे क्यों है? रीलोकेशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं? बदलाव आ गया है तो टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं? बदलाव आ गया है तो डांगरी में ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? बदलाव आ गया है तो लोग सड़कों पे क्यों होते हैं? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सड़कों पे हैं। आज सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है। अगर आप डेमोक्रेसी में आपको पेशेंस रख के दूसरे की बात भी सुननी होगी। डेमोक्रेसी में सिर्फ आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती ही यही है कि अगर आपने कुछ कहा तो सामने वाला जो कुछ कह रहा है तो आपको बर्दाश्त करना होगा, वो सुनना होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है इन सबको लेकर, ये बताएं। किस पे ये मतलब कि जो अभी ये चल रहा है, क्या मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रेगुलर हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला भी मिल रहे हैं, मतलब कि हाई लेवल तक मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई उस लेवल का आउटपुट जो है वो नहीं निकल रहा है। क्या कैसे देखते हैं इसको, क्या समझते हैं? देखिए राही साहब, मैं ये कहूँ कि इनकी मंशा जो है जम्मू कश्मीर के लिए साफ नहीं है, पहले दिन से ही। नहीं, क्या ये नहीं चाहते इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, अगर चाहते इलेक्शन होना, मेघालय में इलेक्शन हो सकते हैं, त्रिपुरा में इलेक्शन हो सकते हैं। उम्मीदें थी कि जम्मू कश्मीर का भी अनाउंस हो। हाँ, और कर्नाटका में अब इलेक्शन अनाउंस किए जाने वाले हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके तहत जब डिलिमिटेशन की गई, डिलिमिटेशन
की कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट कर दी, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ कर दिया। अब किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? अब देखिए 2 महीने पहले की बात है, जब ढांगरी का इंसिडेंट हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी एंड वेदर कंडीशंस। अब तो वेदर भी ठीक है, सिक्योरिटी एज पर यू, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ तो सूरत हाल बहुत बेहतर है। तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? फिर आप इलेक्शंस क्यों नहीं करवाना चाहते? आप इलेक्शंस इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि आप लोगों के हाथ में उनकी चुनी हुई सरकार नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि ये आप रिमोट कंट्रोल से जो जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं वो जम्मू कश्मीर आपके साथ रहे। वैसे उसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए मोदी सरकार ने ना आज तक कभी सोचा है और ना कभी सोचेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को भी जो जम्मू कश्मीर में रह के जम्मू कश्मीर को बेच रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह के, क्योंकि जो लोग भाजपा के साथ किसी ना डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उन लोगों को ये सोचना होगा कि आपने 2014 के बाद झूठे वादे इस देश के साथ भी किए और जम्मू कश्मीर के साथ भी किए, और खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ किए, क्योंकि नौजवान जो है किसी भी देश के, किसी भी रियासत का मुस्तकबिल होता है, और आप उनका फ्यूचर आपने तबाह किया। आपने इलाके की तरक्की नहीं की, आपने इलाके के अंदर इंतशार फैलाया। जिस तरीके से मैं ये कहूँगा कि भाजपा की पूरी कोशिश रही कि वो किसी ना किसी तरीके से इलाके के अंदर, रीजन के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर फाड़ करे, और उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की और उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की। ज़ीशान साहब, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो अभी हाल ही में एक जम्मू की पार्टी ही कहूँगा मैं जो चल रही है, एकजुट जम्मू के नाम से कुछ है, तो वो तो मांग कर रहे हैं कि जम्मू स्टेट को अलग किया जाए। क्या मतलब कि क्या, कैसे देखते हैं इसको? कौन सी पार्टी है एकजुट पार्टी देखिए जिसका नाम लोग नहीं जानते हैं, और वो क्या कहूंगा कि वो दावा करती है ना कि हम वो क्या लोगों को लेके चलेंगे। मैं ये कह रहा जिनका कॉन्फ्रेंस तो बहुत बड़ी उनका मंशूर जो है ना, उनका मंशूर ही गलत है। देखो, पहली बात ये है कि एकजुट जम्मू का मतलब क्या है। आप एक ही रिलीजन की बात करोगे, जब आप एक रिलीजन को, स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करोगे और फिर कहोगे कि एकजुट जम्मू को एक जोड़ना चाहते हो, आप जम्मू को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हो, आप जम्मू को तोड़ने की बात कर रहे हो। क्योंकि जम्मू में हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं, और जम्मू की हिस्ट्री रही है ये कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता जिसको इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। और खासकर एकजुट जम्मू की जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं नहीं समझता हूँ कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उसका कोई वजूद है। तो जम्मू इनकी बातों पे हमें रिएक्ट करना नहीं चाहिए, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, मैं समझता हूँ, और ख़ासकर जम्मू प्रोविंस में कोई रेलेवेंस नहीं है। हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर जिस तरीके और लद्दाख जिस तरीके का जम्मू कश्मीर 2019 से पहले था, वही जम्मू कश्मीर जो है हमें आज भी एक्सेप्ट है। हम जम्मू को कश्मीर से अलग होते हुए नहीं देख सकते, और ना ही कश्मीर को जम्मू से अलग होते हुए देख सकते हैं। हम मिलकर इस रियासत को आगे चलाएंगे, और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तवज्जो रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को, तीनों रीजन्स को, तीनों प्रोविंस जो थे डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न और लद्दाख डिवीज़न को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेहतर तरीके से चलाया है। और उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारी अर्जी है उस पर जब सुनवाई हो, उसका जब रिजल्ट आए तो इंशाल्लाह ताला बेहतर फैसला जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए होगा। ज़ीशान साहब, मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, खासतौर पर एक मैटर के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का जो है वो विज़िट रहा है रजौरी पुंछ का। तो ऐसे में उन्होंने मैंडर में भी विज़िट किया, लेकिन मैंडर में कुछ मतलब कि मैं कहूँगा कि जो उलमा हजरात हैं हमारे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो के माध्यम से कुछ नाराज़गी जताई है। नाराज़गी, जबकि उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हम मतलब कि अपनी बात उस मैडम को मतलब कि नहीं बता पाए, कुछ लोगों ने उनको हाईजैक करके कर लिया। तो कहीं ना कहीं जबकि वो वक्फ की चेयरमैन भी हैं, सेंटर की मेंबर भी हैं, तो आपको लगता नहीं है कि उनको सबकी एक इनके साथ बैठक करनी चाहिए थी, इनकी बात सुननी चाहिए थी? देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में
देख नहीं पाया। मगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड की अगर चेयरपर्सन यहाँ आई, उन्होंने कहा हमारे कई इश्यूज थे जो हमने डिस्कस करने थे, जबकि हमारी जब वहाँ पे कहा भी क्या कि आपके साथ मीटिंग होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि कुछ पॉलिटिकली जो उनके साथ लोग थे उन्होंने एकदम से उनको वो कर। देखिए, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो है वो, पहली बात तो ये है कि जब वो चेयरपर्सन है तो वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ एफिलिएशन उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबकी चेयरपर्सन है। तो उन्हें ये चीज़ देखनी होगी कि अगर इलाके के अंदर, जिस इलाके के अंदर आपका पहला दौरा था, मेरे हिसाब से फर्स्ट विजिट था उनका, तो उन्हें ये देखना चाहिए था कि यहाँ जो उलमा हजरात हैं, यहाँ जो लोग जुड़े हैं, उन्हें किस तरीके से, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप उन्हें सुनने आई हैं तो उन्हें मौका देना चाहिए था। मेरी यही गुजारिश रहेगी उनसे कि इस तरीके का जो इंसिडेंट हुआ, अगर तो जिसको आप कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देनी चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके, क्योंकि इलाके की बेहतरी की बात है। ज़ियान साहब, अब ये पॉलिटिकली एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा। महबूबा मुफ्ती का रेगुलर, मतलब कि आपने देखा 2-4 दिन का जो विज़िट था रजौरी पुंछ को लेकर, वो पुंछ भी आई, रजौरी भी गई। रजौरी में जो डांगरी अटैक जो विक्टिम्स थे उनसे भी मिले, और पुंछ में वो आई और अपने ही एमएलसी द्वारा जो मंदिर बनाया गया था उस मंदिर में उन्होंने विज़िट किया। उस मंदिर को लेकर आज जो है उनके विज़िट को लेकर काफ़ी जो है वो सुर्खियों में आप देख रहे हो कि न्यूज़ में भी चल रहा है। तो कैसे देखते इसको, मंदिर जाना मतलब कि क्या देखते? डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की बात की जाए तो वो तो हर जगह जाते हैं, तो इस चीज़ को इतनी हाइप क्यों दी जा रही है? देखिए, वही लोग हैं जो इस मुल्क को, इस रियासत को तोड़ना चाहते हैं, जो रिलीजियस लाइंस पे हम लोगों को तकसीम करना चाहते हैं। हम सब, हिस्ट्री ने और तारीख़ शाहिद है इस बात की कि हिंदू मुसलमान जो हैं, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इन सब ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और उसके बाद ही मुल्क आज़ाद हुआ। और जिस तरीके से ये लोग आपस में मिलजुल के ईद के दिन हिंदू भाई जो है मुसलमानों के घर आते, दिवाली के दिन मुसलमान भाई जो है हिंदुओं के घर मुबारकबाद देना चाहते, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे हैं ये लोग। और अगर महबूबा मुफ्ती जी, जैसा मैंने सुना है कि जो उनके फॉर्मर एमएलसी होते थे उनकी तंजीम के, उन्होंने, यशपाल शर्मा साहब ने वो मंदिर बनवाया और उनके बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की कि आप उसे देख लें, और उसमें वो चाहते थे कि वो जाएं। तो मेरा ये मानना है, तो इस मसले पे, ऐसे मसलों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जिसको हम पॉलिटिसाइज करके और रिलीजियस लाइंस पे लोगों को डिवाइड करें। तो समझी साजिश जो है सरकार की तरफ से, एक प्री प्लान जो है, एक साजिश है जिसको अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरीके से आए दिन हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, उसे यही लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि यहाँ के नौजवान जो है उन्हें नौकरियाँ दी जाएं, यहाँ के नौजवान जो हैं अपना बेटर फ्यूचर बना सकें और जम्मू कश्मीर को बेहतर मुकाम पे पहुंचा सकें। तो ये सरकार की तरफ से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ये चाहती है, और हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही कोशिश रही है कि नौजवानों को पहली तवज्जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। और आने वाले जब इंतखाबात होते हैं और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिलता है, तो मेरी यही उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है नौजवानों को, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों का साथ देगी और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा से इक़दाम उठाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और आगे भी उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। तो ये ज़ीशान राणा थे, स्पोक्स पर्सन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और जम्मू कश्मीर के विभिन्न इश्यूज़ पर हमने बात की, कई हालात पर, कुछ पॉलिटिकल सवाल थे, कुछ यहाँ के लोकल, अगर मैटर की बात करें यहाँ के थे, और तमाम तरह की, ख़ास तौर पर युवाओं को लेकर जो है वो हमने बात की इनसे। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई इनके भी आरोप हैं सरकार पर। तो अब देखना ये है कि आगे का प्रोसेस कैसे चलता है, और ख़ास तौर पर इलेक्शंस को लेकर इनको कहा, तो ये काफ़ी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि इलेक्शन का अनाउंस होगा। तो अभी जो है वो कल मीटिंग भी हुई है, इसके बाद सामने क्या निकल कर आता है वो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।